और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 93 सीटों पर 1331 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के 68 उम्मीदवार अपना दांव आजमा रहे हैं। बीएसपी के 79 और सपा के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर शरद पवार की एनसीपी के 4 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे ही एनडीए खेमे में अजित पवार की पार्टी के 3 प्रत्याशियों और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 2 प्रत्याशियों का इम्तिहान होना है। ये चरण सत्ता की किस्मत का फैसला करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने एक छत्र राज कायम किया था, फिर चाहे 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का। लिहाजा कांग्रेस के पास इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी के लिए 2024 में 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराने की एक बड़ी चुनौती है। इस फेज की 42 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी हैं। ऐसे में देखना होगा कि तीसरे चरण का चुनाव किसके लिए संजीवनी है तो किसके लिए टेंशन का सबब बना हुआ है। गांधीनगर से सहयोगी जतिन रावल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, कितना वोटिंग परसेंट सामने आया है, किस तरह की तस्वीरें? जी देखिए सोनल, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो अभी तक 1 बजे तक की अगर बात करूं तो 1 बजे तक 37.83% जो मतदान था वो हुआ है। सबसे ज्यादा अब तक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अब तक जो है वो बनासकांठा का जो मतदान है वो पाया गया है। बनासकांठा का अभी फिलहाल का जो मतदान है वो 55.74% जो मतदान है वो पाया गया है। हालांकि बनासकांठा पहले से ही अग्रसर रहा है मतदान के अंदर। जब से जो मतदान की शुरुआत हुई थी तब से बनासकांठा जो है वो आगे चल रहा है और अब तक जो है वो आगे चल रहा है। अगर एवरेज अभी की अगर बात करें तो 43.87% के आसपास जो अभी मतदान जो है वो एवरेज अभी जो है वो दिखाया गया है, औसत एवरेज है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो बहुत सारी जगहों पर गर्मी ने जो है वो अपनी असर दिखाई। हालांकि दोपहर 1 बजे तक जो मतदान था वो ठीक से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी की शुरुआत अभी यहाँ की अगर बात करें अहमदाबाद में अभी 41 डिग्री जो गर्मी है वो है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को हो सकता है कि गर्मी की वजह से लोग ना निकलो। लेकिन हो सकता है कि हर बार इलेक्शन में जिस तरह होता है कि 4 बजे के बाद लोग ज्यादातर जो है 4 से 6 के बीच में ज्यादा से ज्यादा जो मतदान है वो होता है, लोग 4 बजे निकलते हैं मतदान करने के। हालांकि शाम को ये भी देखने को मिल सकता है कि शाम को फिर से एक बार जिस तरह से सुबह में लंबी कतारें जो हर एक मतदान मथकों पर जिस तरह से देखने को मिली थी, वैसे ही शाम को भी लंबी कतारें जो है वो मतदान मथकों पर देखने को मिल सकती है। अगर अभी फिलहाल अगर बात करें हर एक जगहों पर मतदान जो है अभी शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। हालांकि अहमदाबाद जो पूर्व है वहां पर 2 जगह पर जो फरियाद है वो दर्ज कराई गई है, लेकिन वो नॉर्मल थी, उसमें कोई बड़ी बवाल जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। मामला जो है वो शांत हो चुका है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो सभी जगह पर कहीं ना कहीं जो है वो शांतिपूर्ण माहौल में अभी जो मतदान है वो सभी जगह पर चल रहा है। आज जो गुजरात में बात करें तो सबसे ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट जो लोकसभा के जो तीसरे चरण में रहा वो गुजरात में रहा। सबसे पहले सुबह में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है उनके द्वारा मतदान किया गया, फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जो है उनके द्वारा किया गया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा मतदान किया गया है, राज्यपाल के द्वारा किया गया है, आनंदीबेन पटेल जो है उनके द्वारा मतदान किया गया, गौतम अडानी भी यहाँ पर आए थे। यानी कि बहुत सारा वीवीआईपी मूवमेंट जो था वो सुबह में ही हो गया था। उसके बाद दोपहर में 12 बजे के बाद जो मतदान था वो उसमें कहीं ना कहीं जो कटौती उसमें देखने को मिली थी। लेकिन हो सकता है कि अभी 4 बजे के बाद फिर से एक बार जो मतदान है वो वहाँ मतदान मतों पर लोगों की भीड़ उमटे और मतदान अभी भी और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। जी ठीक है जतिन, आप बने रहिएगा हमारे साथ युवराज पोखरना स्तंभकार जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी की एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी रही चुनावों में मतदान को लेकर, अलग अलग तरह की कोशिशें की गई और जहां पर एक फोकस देखने को मिला वहां पर तस्वीर कुछ बदली हुई दिखाई दे भी रही है। वहां पर हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी है और इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स जहां पर फोकस ज़्यादा रहा है। आपको क्या लगता है, आप इसका एनालिसिस वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से अदर स्टेट्स को देखें, गुजरात को देखें, किस तरीके से करना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये भारत का लोकतंत्र डे बाय डे मजबूत होते जा रहा है। क्योंकि आप अगर स्वतंत्रता के बाद से अगर हम चुनावी प्रक्रिया को देखें, तो जो अवेयरनेस और जो थिंकिंग प्रोसेस आज के हमारे मतदाताओं में हुआ है, वो शायद पहले नहीं था। एक तो आज जो सूचना का तंत्र है, जो टेक्नोलॉजी का तंत्र है, उसमें हर व्यक्ति, हर मतदाता, हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को, कौन उसके लीडर क्या बोल रहे हैं, उसको समझ रहा है, देख रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही, जैसे अपने ऑब्वियसली जब हम चुनाव में जाते हैं तो तरह तरह के वादे करके आते हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इसको धरातल पे जो ग्राउंड पे जो हमारा मतदाता है उसको तुलनात्मक अध्ययन करता है, पिछली सरकार ने क्या किया, आज की सरकार क्या कर रही है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। तो ऐसे एग्जाम्पल पिछले 77 साल में इस देश में, हमारे देश के मतदाताओं के पास है, और उसका नतीजा आज के हमारे वोटिंग पैटर्न पे मिल रहा है। और नो डाउट आज के डेट में रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो पिछले 10 सालों से केंद्र में सरकार चला रही है, उसके बहुत सारे राज्यों में सरकारें हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने डबल इंजन का जो एक नारा दिया था, उसके आधार पे भी मतदाताओं को जो आगे उसमें प्रसर करा रही है। लेकिन आज आपने जैसे सवाल किया कि वोटिंग परसेंटेज कुछ जगह पे कम हो रहा है, कुछ जगह बढ़ रहा है, तो ये अभी तीसरा फेज है। और इस तीसरे फेज में मुझे लगता है कि जो 2 फेज में 2019 से जब हम तुलना करते हैं तो उसमें 3% की कमी आई है। और अभी आज शाम तक जब एक एग्जैक्ट डाटा आएगा, उसके बाद से हम आकलन, हमारे लिए ये, हम सबके लिए ये रहेगा कि भाई कि किस प्रकार से, आखिर क्या कारण था कि इस फेज में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या घटा है। क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एजेंडे को, अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए, जहां जिसको डराना है वो डरा रहा है, जहां पे जिसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिखाना है वो दिखा रहा है, लोग किस किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो आप ये देख सकती हैं कि कहीं ना कहीं अपने अपने मतदाताओं को एक तरीके से पोलराइजेशन करने का पूरा प्रयास किया गया है। और उसमें एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी है कि जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, आप देख सकते हैं कि आज डेवलपमेंट मुद्दे पे कोई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा करने को तैयार नहीं हो रही है। अभी आप अगर अभी जो हमारे विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जिस प्रकार से 10 साल में जो चुनाव हुआ है, उस 10 साल का जो शासन रहा है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें जो भी उनके डेवलपमेंट एजेंडे रहे उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो एक तरीके से बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। पहले अगर आप देखें, पहले फेज में उन्होंने ईडी पे क्वेश्चन खड़ा किया, सीबीआई पे खड़ा किया, लोकतंत्र खतरे में उस पर खड़ा किया। दूसरा फेज आया तो उन्होंने बोला कि हम सर्वे कराएंगे, अगड़ा पिछड़ा की बात की। तीसरे सर्वे में आया कि हम प्रॉपर्टी आपको दे देंगे। तो आप देखते थे किस प्रकार से अभी लालू यादव जी का आज स्टेटमेंट आया कि हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। तो ये जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, जो इस प्रकार से एक मैसेज देते हैं, उसका प्रभाव हमारे मतदाताओं पे पड़ता है। और नो डाउट उसमें उसी आधार पर मतदाता बाहर निकलता भी है और वोट भी करता है। बिल्कुल। आलोक जी, अगर हम पिछले 2 फेजेस की बात करते हैं तो 2019 से कम मतदान देखने को मिला है, और इसमें लोग इस तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, बीजेपी को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। सोनल जी, वैसे ये बड़ा इस तरह का कांटे का मुकाबला जब रहता है उस मामले में, खास करके कांग्रेस के लिए, चूंकि उसके अस्तित्व का सवाल है, वो अधिक जगह स्थानों पर लड़ नहीं रही है। उसके जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या उधर सुप्रिया सुले हो गठबंधन के तहत, या खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं यूपी में भी, उनके आसपास के इलाकों में जहां उनको जिताना है। इसलिए आपकी बात सही है कि लोग कांग्रेस के लिए, जो पुराना एक बड़ी पार्टी रही है, कम से कम वो 100 सीट ला सके, इसके लिए जो समर्थन नहीं दिखना, नो वोट न सामने आना। गुजरात है, गुजरात कभी कांग्रेस का, तो देखिए वो तो गांधी का प्रदेश रहा, लेकिन वहां लगातार भाजपा जीती है और आज वहां वोट परसेंटेज कम है। लेकिन कांग्रेस का, वहां कांग्रेस के जो कोई नाम ही ऐसा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कितना दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी के लिए। बल्कि अहमद पटेल जो दाएं हाथ थे पूरे गांधी परिवार के लिए पिछले 40-50 वर्षों पे, उनकी बेटी तक को टिकट नहीं मिला। तो जो वफादार थे वो सब दूर चले गए हैं। इसलिए वोट दिलाने के लिए, देखिए, जैसे अमित शाह जी घर घर जाकर के वोट लेने वालों में से रहे हैं, मोदी जी घर घर वोट जाकर ले। वैसे हाँ, ये जो निराशा है, इसमें मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि इससे पहले अबुल जी से बात हो रही थी, तब भी मैं कहना चाहता था कि देखिए, जो स्थानीय नेता, सांसद जो सक्रिय नहीं है, उसमें सब शामिल हैं। बीजेपी के लोग और ज्यादा दोषी मैं मानता हूँ। बार बार प्रधानमंत्री मोदी के आपने भी रिपोर्ट किया है, मतलब अपने यहाँ चैनल पे दिखाया है, हर संसदीय दल की बैठक में कहते थे आप अपने इलाकों में जाइए, काम करिए। लेकिन वो डिजिटल मीडिया पर निर्भर होने लगे कि आपने सोनल जी को मैसेज भेज दिया, सोनल जी के पास 2000 मैसेज आते हैं, उसमें कहाँ पीछे चला गया वो। तो आप उसके आधार पर वोट नहीं देती। आप कहती है कि अरे मेरे को पास में तकलीफ थी, मुझे यहाँ गाड़ी मेरी फंस जाती है, पुलिस वाला पैसा मांगता है, सुनेगा कौन। ये जो कारण है, इसकी वजह से वोट परसेंटेज भी कम होता है और पार्टी की जीत हार भी बहुत सुनिश्चित होती है। राहुल गांधी अपने इलाके में नहीं गए, तभी तो उनको इलाका बदलना पड़ा।
मोदी जी और अमित शाह को डर नहीं है, और भी जो नेता हैं, राजीव प्रताप रूडी मान लीजिए है, जो यादव जी उनके खिलाफ, लालू यादव की बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, या रविशंकर प्रसाद है, यदि वो अपने इलाके में जाते रहे हैं तो उनको उतनी रहता है कि मैं तो लोगों के दर्द सुनता हूँ। इसलिए दोनों तरह के उदाहरण दे रहा हूँ। कांग्रेस में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना दर्द बांटते रहे हैं दूसरों का, तो उनमें से कुछ लोग इसलिए तो 50-60 जीत जाते हैं ना। इस बार और भी ज्यादा उनके लिए कठिन है, क्योंकि राहुल गांधी से मिलना, राधिका खेड़ा जिसने आज ज्वाइन किया है, 3 साल से वो प्रवक्ता थी आपके चैनल, हमारे चैनल पर भी आई है, 3 साल से राहुल गांधी को दिल्ली में मिलने का समय नहीं दिया। Can you imagine this kind of नहीं, ये आप बिल्कुल सही आकलन है आलोक जी आपका। कांग्रेस पार्टी के न जाने कितने लीडर्स का ये कहना है कि नेता आउट ऑफ रीच रहते हैं, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट है कि आप अपने नेता से जब कनेक्ट महसूस नहीं करते हैं तो फिर अपने आप को एक डिस्टेंस तो आप महसूस करते हैं, और उसका खामियाजा किसी भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगी आपके पास आलोक जी। जतिन से जरा अपडेट ले लेते हैं। जतिन, कितना और वोटिंग परसेंट बढ़ने का अनुमान यहाँ पर दिख रहा है? और जिस तरह से मैं अभी जिक्र कर रही थी कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी की तरफ से कोशिश हुई है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंट हो, क्या वो उन कोशिशों का नतीजा है? वोटर अवेयर हुआ है? किस तरह के फैक्ट्स आपको अपने इलाके में नजर आ रहे हैं जतिन? जी देखिए, बिल्कुल सोनल, आपको बता दूं कि हालांकि पिछले बार जो असेंबली से इस बार काफी ज्यादा जो मतदाता है, मतदाताओं में जागृति का जो है कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मतदाताओं में कहीं ना कहीं जागृति आई है। क्योंकि जिस तरह से सुबह में, जिस तरह से जो जब मैं खड़ा, जब 6:30 बजे से मैं खड़ा था मतदान मथकों पर, 6:15 बजे से ही लोग मतदान मथक पर आना शुरू हो गए थे कि उनका नंबर सबसे पहले आ जाए, उसी कारण से। और लोग 6:15 से 6:30 बजे के बीच मतदान मथक में खड़े हो गए थे। लाइन कतार सुबह से ही लगा दी थी, क्योंकि जिस तरह से 7 बजे से मतदान शुरू होना था उसके पहले ही लाइन लग गई थी। हालांकि हर बार ऐसा होता था कि 7 बजे मतदान शुरू होता था, 8 बजे के बाद लोग मतदान मथक पर पहुंचते थे। लेकिन इस बार सबसे जब मतदान शुरू होने वाला था 7 बजे, उससे पहले लोग जो थे वो मतदान मथकों पर पहुंच गए थे। अभी की अगर बात करें तो अभी जितना जो अभी मतदान चल रहा है उसे ज्यादा, तकरीबन 20 से 25% और मतदान होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है इससे भी ज्यादा मतदान जो है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात में शाम को 4 से 6 के बीच में सबसे ज्यादा मतदान जो है वो होता है, क्योंकि लोग ज्यादातर इसी समय में लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलना पसंद करते हैं, खास करके इन गर्मियों में। अभी जिस तरह से मैसेज मैंने बताया कि गर्मी जिस तरह से अपना असर दिखा रही है, कहीं कहीं 45 डिग्री तक गर्मी जो है वो जा चुकी है। ऐसे में लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि 4 बजे निकलेंगे, 4 साढ़े 4 बजे पहुंचेंगे और फिर अपना मत देकर जो है वो वापिस आ जाएंगे। उसी चक्कर में शाम को कभी कभी 6-10 या 6:15 बजे तक भी कभी कभी जो है वो मतदान जो है वो चालू रहता है। जिस तरह जितने भी लोग लाइन में खड़े होते हैं सभी लोगों को मतदान करने जो है वो दिया जाता है। लेकिन जब तक हो सके 6 बजे तक बाद किसी को भी पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। जितने भी लोग सिर्फ अंदर हो उन्हीं लोगों को मत जो है वो दिया जाता है। लेकिन हो सकता है अभी भी जिस तरह मैंने बताया, अभी जिस तरह 43-44% अभी चल रहा है, उससे भी 22-25 या 30% जो है अभी भी और बढ़ने की संभावना है। यानी कि 68 to 70 या 71-72 के अबव जो है वो मतदान होने की संभावना। ठीक है जतिन, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। 4 से 6 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं वोटिंग परसेंट बढ़ सकता है, और हम भी यही लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप अपने घरों से निकलिए, आप मतदान जरूर करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। युवराज जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी की वजह से वोट परसेंट कम हो रहा है, क्योंकि ये दल बदल का दौर चल रहा है, हमारे नेताओं को जबरदस्ती ज्वाइन करवाया जा रहा है, इससे हमारा जो वोटर है वो डिसअपॉइंटेड है, उदास है। सोनल जी, वोटिंग परसेंटेज पे मेरी चर्चा आज भी हुई थी एक जगह। वोटिंग परसेंटेज के लिए मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की भी एक भूमिका है, और मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ ये शॉर्टली। सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि आलोक सर ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता या कांग्रेस का कार्यकर्ता सोच रहा है व्हाट्सएप कर दिया काम हो गया। मैं आपको मेरे क्षेत्र की उदाहरण लेता हूँ। मैं सूरत से हूँ और आज हमने मतदान किया। मेरे घर पे हर चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता आते थे कि भाई साहब आपको वोट करना है। इस दौरान कोई नहीं आया इस बार, और केवल व्हाट्सएप आ गया रैंडम नंबर से, और कोई व्यक्ति नहीं आया। तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ता आश्वस्त होकर बैठे हैं घर पे, डिजिटल मीडिया। और दूसरा, यदि हम बात करते हैं तो
वोटर इतना मैच्योर, इतना जागरूक हो गया है कि यहाँ कोई और मुद्दा, वहां कोई और मुद्दा, हर जगह अलग मुद्दा है। हो सकता है कहीं पोलराइजेशन काम कर रही है, हो सकता है कहीं डिलीवरी काम कर रही है। और देखिए सभी को पता है आएगा तो मोदी ही, ये जनता में एक राय बन चुकी है, ये भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। लेकिन उसकी वजह से काफी सारा वोटर वोट मतलब तक जा नहीं रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई मोदी आ रहा है तो क्यों धूप में हम जाए। और अर्बन एरिया में मेरा अनुभव पे ये ज्यादा रहा है कि हम क्यों वोट करने जाए, भैया मोदी जी तो आ रहे हैं, क्या टेंशन लेना। तो ये हो रहा है। और वोटिंग परसेंटेज का पैटर्न 1 बजे तक का यदि हम देखें तो जो एरिया दूर सुदूर में ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ट्राइबल डोमिनेंट है, वहां ज्यादा मतदान हो रहा है। क्योंकि हो सकता है वहां लाभार्थी की संख्या ज्यादा हो, अधिक हो। और हम चूंकि शहरों में बैठे हैं, हमें सारे लाभ मिल चुके हैं, तो हम थोड़ा कम वोट कर रहे हैं। ये मतलब एक मिक्स फिनोमिना है, मिक्स बैग है। कोई भी पॉलिटिकल पंडित मुझे लगता है लीनियर पैटर्न इसमें ड्रॉ नहीं कर पाएगा। ये स्पोरेडिक है, कहीं कुछ कहीं कुछ। आलोक जी, ये जिस तरीके से अभी युवराज जी कह रहे हैं आएगा तो मोदी, ये लोगों के भीतर जो एक हम कह सकते हैं कि विचारधारा बन चुकी है, इसे कॉन्फिडेंस कहें, ओवर कॉन्फिडेंस कहें, अंडरस्टूड हो गया है सब कुछ, या लोगों को लगता है कि हाँ भाई ठीक है ना, मोदी जी आ ही रहे हैं, हमें जाने की क्या जरूरत है, वोट करने की क्या जरूरत है। तो ये क्या मिक्स्ड फिनोमिना है, मैं थोड़ा आपके शब्दों में भी समझना चाहूंगी। देखिए, जहां तक जो बहुत भावुक होकर के मोदी जी के साथ है, महिलाओं के लिए खास करके मैं कहूंगा, वैसे आप ज्यादा अच्छा जानती होंगी लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, महिलाएं भावुक होकर के धार्मिक राम मंदिर का कारण हो सकता है, कुछ उनको जो गरीब महिला है उनको राशन का, बच्चों के लिए कोई इलाज का फायदा मिल गया, इसलिए उनका तो वोट मिल रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा एक बार फिर से, जिन राज्यों में चुनाव अभी जो परसेंटेज देखिए कहीं बहुत ज्यादा भी है और कहीं कम है। मैं अपना उदाहरण कह सकता हूँ, समझिए क्या है, यदि दिन भर आप हो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हमारे कुछ ऐसे राज्यों में, यहाँ ये ऐसी स्थिति है कि यदि मैं दिन भर भूखा भी हूँ, यदि आप नहीं कहेंगे कि अरे आप भी कुछ लंच आपने क्यों नहीं किया, आप सुबह से आप चैनल पर बैठे हुए हैं, आप मुझे साथ में ले जा करके कहेंगे नहीं आप कुछ तो कुछ खा ही लीजिए, आप चाहे दूध पी लीजिएगा, तब तो मैं चला जाऊंगा। यदि आप कोई पूछा नहीं, कोई मैसेज आएगा कि आप कुछ खाएंगे क्या, तो अरे यार ठीक है यार, दिन भर काम चल गया, शाम तक भूखा रहूंगा। मैं तो ऐसे घर में रहा हूँ जर्मनी में जाकर के, जिस समय वहां कहीं बाहर कुछ नहीं मिल रहा था। हम जो जाकर के जब बहुत भूखा था मैं, और उन्होंने कहा कुछ खाएंगे, नहीं नहीं पेट भरा हुआ है। बाद में उन्होंने काजू वाजू बादाम कुछ लाके रखा, तो वो इतनी जल्दी में सारा खा गया जो प्लेट जितना रखा हुआ था। उनको समझ में आया कि तो भूखे थे, इन्होंने कहा नहीं। मैं इसलिए अपना उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। ये मानसिकता हमारे उन क्षेत्रों की, भारत के लोगों की है। यदि आपको भोजन के लिए, उसके बाद उन्होंने खाना खिलाया, समझ गए ना, भूख लगी है, आप खाइए। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप कहेंगे कि वोट डालने चलिए, जैसा अभी सूरत के हमारे मेहमान कह रहे हैं, यही कारण है। मैं आज नहीं, पिछले 2 चरणों में से बोल रहा हूँ, और इस सरकार में पार्टी के लोग नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप लोगों का संपर्क दिल्ली में जितना बड़ा भाजपा, आम आदमी पार्टी फिर भी सक्रिय है। वो लोगों के वोट अभी से दस्तखत फार्म पर करा रही है। महिला तुमको 1000 रुपए मिलेगा, बताइए, अभी उनका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो महिलाओं से लिखवा रहे हैं कि वोट आपको मिलेगा। और बीजेपी यदि सक्रिय नहीं है तो फिर उसको नुकसान होगा, फिर चाहे केजरीवाल को क्रेडिट दीजिए या सोनल जी को दीजिए। बिल्कुल आलोक जी, एक बार बदायूं का रुख कर लेते हैं। बदायूं से मोहम्मद अफसर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वहां से। मोहम्मद अफसर, किस तरह की अपडेट्स हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज वहां पर दिख रहा है, क्या जानकारी है? पिछला जो वोटिंग परसेंटेज अपडेट जो दिया गया था बदायूं से, वो 1 बजे का 35% है, जो पिछले बार की अपेक्षा भी बहुत कम है। लेकिन उम्मीद है कि शाम में शायद ये बढ़ सकता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता रहता हूं और बताते रहता हूं। ये मैं इस वक्त बदायूं के वेदा मऊ वैदिक कॉलेज के पास हूं, और चूंकि बदायूं का पुराना नाम वेदा मऊ था, उसी के नाम पर यह कॉलेज बना है। सामने देखिए, शाम में अभी जैसे जैसे शाम हो रही है उस वक्त वोटर टर्नआउट थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह में अच्छी खासी भीड़ देखने में आई थी। सुबह में भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग लाइन लगा करके 6:30 बजे खड़े थे। लेकिन 10 बजे के बाद जैसे धूप तेज हुई तो लोगों ने बहुत कम कर दिया आना। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है और मौसम थोड़ा ठीक होगा तो और भी लोग आएंगे। सामने देखिए, ये अच्छी बात है कि इस बार थोड़ी भीड़ दिख रही है, क्योंकि पिछले बार सिर्फ 51% की वोटिंग हुई थी यहाँ पर, और इस बार बदायूं में उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा हो सकती है वोटिंग। 35% से ज्यादा की वोटिंग थी 1 बजे तक की।
एक अगला अपडेट थोड़ी देर में आने वाला है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार 60% तक जा सकता है। लेकिन लोगों से जैसा बात कर रहे थे, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग बदलाव भी चाह रहे थे, और चूंकि सबसे बड़ी बात यह कि शिवपाल यादव के बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बहुत काम करता है, तो यहाँ पर यही चीज शिवपाल यादव ने देखी थी, क्योंकि यहाँ पर 22 लाख वोटरों में करीब 4 लाख मुस्लिम वोटर हैं और 4.5 लाख यादव वोटर हैं। तो वो उस कैलकुलेशन से समाजवादी पार्टी ये बार बार कहना चाह रही है कि वो चुनाव जीत रही है। लेकिन चूंकि सिटिंग सांसद यहाँ पे बीजेपी से थे और इस बार दूसरे कैंडिडेट को दिया गया है, तो इस बार बीजेपी भी उसी फाइट में है, तो इसलिए इतना आसान नहीं कहा जा सकता कि जीत किसकी होगी। लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, टक्कर कांटे की है, बराबर की है। अब शाम 6 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, उससे और क्लियर होगा कि आगे क्या हो सकता है। सोनल, ठीक है मोहम्मद अफसर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जतिन रावल मेरे सहयोगी गांधीनगर से थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ थे, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि लगातार हम एक राजनीतिक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सीट्स पर क्या सिचुएशन है और जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक निकल कर आया है वो किस और इशारा कर रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक